एक बंजारन गांव के बाहर अपनी सखियों के साथ कुएं पर पानी भर रही थी। तभी घोड़े पर सवार एक छोटी सी रियासत का राजकुमार विक्रम वहां से गुजर रहा था। सूरज की तपती गर्मी और लंबी यात्रा के कारण उसे बहुत प्यास लगी थी। जब उसने कुएं पर पानी भर रही स्त्रियों को देखा तो वो कुएं के करीब पहुंचकर उनसे पानी मांगने लगा। बंजारन ने बिना उसकी ओर देखे बाल्टी से पानी निकालकर उसे पिला दिया। पानी पिलाते समय भी उसकी आंखें शर्म और मर्यादा से झुकी हुई थीं। राजकुमार विक्रम उसके इस व्यवहार को बड़े ध्यान से देख रहा था। एक तो बंजारन का रूप रंग अत्यंत सुंदर था, ऊपर से एक अजनबी पुरुष के सामने उसकी शर्म और लज्जा देख राजकुमार विक्रम पहली नजर में ही उसे चाहने लगा। उसे लगा कि अपार सौंदर्य की मालकिन होने पर भी इस लड़की में जरा भी घमंड नहीं है और इसका चरित्र पवित्र है। राजकुमार विक्रम के दिल में ये बात घर कर गई। उसने सोचा, अगर इतनी गुणी लड़की से मेरा विवाह हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसी सोच के साथ जब वे लड़कियां पानी लेकर घर जाने लगीं, तो राजकुमार विक्रम ने अपने घोड़े की रफ्तार धीमी कर दी और उनके पीछे पीछे हो लिया। वो उस नवयुवती के बारे में और जानना चाहता था। कुछ ही देर में बंजारन एक साधारण से घर के अंदर चली गई। राजकुमार विक्रम ने अपने घोड़े को दरवाजे के पास रोका और उतरकर आवाज लगाई। अगले ही पल एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति शमशेर दास सवालिया नजरों से उसे देखता हुआ बाहर आया। राजकुमार विक्रम को घर के अंदर जाने के लिए बहाना चाहिए था, सो उसने उस व्यक्ति से कहा, श्रीमान, मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर आप पानी पिला दें तो बड़ा उपकार होगा। राजकुमार विक्रम की बात सुनकर शमशेर दास ने उसे घर के अंदर आने के लिए आमंत्रित किया और अपनी बेटी को पानी लाने के लिए आवाज दी। लड़की एक बार फिर झुकी हुई नजरों से राजकुमार विक्रम को पानी देकर घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार विक्रम ने उसके पिता से पूछा, क्या ये आपकी ही लड़की थी? पिता ने हाँ में सिर हिलाया। राजकुमार विक्रम ने पूछा, महाशय, ये ब्याही हुई है या कुंवारी? शमशेर दास ने जवाब दिया कि वो अभी तक कुंवारी है। ये सुनकर राजकुमार विक्रम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने हैरानी जताते हुए पूछा, हे महानुभाव, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं जान सकता हूं कि आपने अब तक अपनी बेटी का विवाह क्यों नहीं किया? शमशेर दास कबीले का सरदार था। शमशेर दास ने राजकुमार विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, किसी शाही खानदान में इसे ब्याहने की मेरी हैसियत नहीं है। बड़े घराने को देने लायक मेरे पास दान दहेज नहीं है और गरीब घर में ना ब्याहने का कारण मेरी बेटी के गुण है। वो न सिर्फ अच्छे चरित्र वाली, समझदार, बल्कि पढ़ी लिखी भी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी काबिल बेटी किसी गरीब घर में जाकर गरीबी का जीवन बिताए। पिता की बात सुनकर तुरंत राजकुमार विक्रम बोला, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। मैं झोली फैलाकर आपसे अपनी बेटी मांग रहा हूँ। शमशेर दास संशय से कहने लगा, भाई, आपके पहनावे और घोड़े से साफ है कि आप किसी ऊंचे घराने से हैं। मैं ऊंचे खानदान के अनुरूप दहेज देने में असमर्थ हूँ। दूसरा कारण यह है कि मैं आपको जानता नहीं हूँ। राजकुमार विक्रम ने जोर देकर कहा कि जब वो झोली फैलाकर लड़की मांग रहा है तो दहेज का कोई सवाल नहीं है। उसने अपने गांव का नाम बताया और कहा कि वे कभी भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। शमशेर दास सोच में पड़ गया और बोला, हे पथिक, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं अपने भाईचारे से बात करके ही कोई निर्णय ले पाऊंगा। राजकुमार विक्रम ने सहमति दी और विदा ली। शमशेर दास ने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने तुरंत हाँ करने को कहा, लेकिन मूल राजा ने कहा कि वह किसी भी बात का फैसला अपने समुदाय से सलाह लिए बिना नहीं करेगा। शाम को जब सभी भाई बंधु इकट्ठा हुए तो सबने यही कहा कि अगर लड़का झोली फैलाकर रिश्ता मांग रहा है तो उन्हें हाँ कह देनी चाहिए। सबकी सहमति से मूल राजा ने अपनी लड़की बंजारन की शादी राजकुमार विक्रम से कर दी। शादी के बाद जब राजकुमार विक्रम अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर चला तो शाम हो गई। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कई दिन लग जाते थे। शाम होने पर राजकुमार विक्रम ने जंगल में एक उचित जगह देखकर अपनी पत्नी के साथ पड़ाव डाला। उसी जंगल में एक गांव का भोला भाला चरवाहा हरिदास अपनी बकरियां चरा रहा था। पास में ही एक तालाब था। घर जाने से पहले हरिदास अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए तालाब पर लाया और खुद भी बकरियों की तरह झुककर पानी पीने लगा। थोड़ी ही दूरी पर पड़ाव के बाहर बैठे राजकुमार विक्रम और उसकी पत्नी ये सब देख रहे थे। हरिदास को बकरियों की तरह पानी पीता देख राजकुमार विक्रम अहंकार से बोला, ये देखो इस हरामखोर को, ये बकरी की औलाद है। बंजारन ने अपने पति के अहंकार को पहले से भांप लिया था। उसने शांत स्वर में कहा, स्वामी, औलाद तो इंसान की ही है।
और आप तो एक अच्छे घराने से हो, अच्छी परवरिश भी मिली होगी, तो फिर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? राजकुमार विक्रम ने नाराज होते हुए फिर वही शब्द दोहराए। बंजारन ने तीसरी बार भी वही जवाब दिया, औलाद तो इंसान की ही है, बस संगत का फर्क है। उसकी ये क्रिया दर्शाती है कि उसमें विनम्रता है, वह इंसान पशु में भेद नहीं करता। अपनी बात को बार बार काटे जाने से राजकुमार विक्रम का गुस्सा भड़क उठा। वह लाल पीला होते हुए बोला, हम अभी घर भी नहीं पहुंचे और तुम मेरी बात काट रही हो। तुम मेरा घर कैसे बसाओगी? मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ। जहां जाना हो जाओ, पर मेरे घर मत आना। अगर तुम मेरे घर पर दिखी तो जीवित नहीं बचोगी। राजकुमार विक्रम ने अपना अहंकार दिखाया और अपनी नवविवाहिता पत्नी को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर चला गया। बंजारिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो हैरान थी कि ये सब क्या हुआ। ये घटना उसकी सोच और उम्मीद से परे थी। उसका रुदन फूट पड़ा। उसके दर्द भरे रोने की आवाज सुनकर हरिदास हैरानी से उसके पास आया और रोने का कारण पूछा। बंजारिन ने मन ही मन विचार किया कि वो अब अपने पिता के घर वापस नहीं जाएगी। वो किस मुंह से और क्या बताती अपने घर वालों को? उस भोले हरिदास ने दोबारा उससे रोने का कारण पूछा। हरिदास अपनी बकरियों के साथ पानी पीने में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि उससे थोड़ी दूरी पर बंजारन और उसका पति उसी के बारे में बात कर रहे थे। जब उसने इस जंगल में शादी के जोड़े में एक अकेली स्त्री को रोते देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। जब हरिदास ने तीसरी बार पूछा तो बंजारन ने मन ही मन एक योजना बनाई और अपने अहंकारी पति को सबक सिखाने का निर्णय लिया। बहते आंसुओं के साथ बंजारन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और भोले हरिदास से बोली, आज ही मेरा विवाह एक धोखेबाज और अहंकारी व्यक्ति से हुआ था, जो अपने अहंकार के कारण मुझे यहाँ जंगल में अकेला छोड़कर चला गया। हरिदास को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। उसने और जानने की कोशिश भी नहीं की। उसने बंजारन से कहा, अगर तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आज से तुम मेरी धर्म की बहन हुई और मैं तुम्हारा धर्म भाई। गरीब हरिदास की ये बात सुनकर बंजारिन को कुछ राहत मिली। दुखों की मारी उस बेचारी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो हरिदास के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। हरिदास बकरियों को हाँकते हुए घर की तरफ चल पड़ा और बंजारन भी उसके पीछे हो ली। भोले हरिदास का इस दुनिया में केवल एक बूढ़ी माँ के सिवाय कोई नहीं था। जब बंजारन दुल्हन के वस्त्रों में हरिदास के साथ उसके घर पहुंची तो हरिदास की माँ की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बेटे के साथ विवाह के जोड़े में एक अनजान स्त्री को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। इससे पहले कि वो कुछ कहती, हरिदास ने अपनी माँ को जंगल की पूरी घटना बता दी और कहा, माँ, आज से ये भी हमारे साथ रहेगी। बुढ़िया को अपने भोले भाले बेटे की बात पर आसानी से विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, पता नहीं ये किसे ले आया है। बुढ़िया सोच ही रही थी कि बंजारन बोली, माँ जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपको किसी अनजान स्त्री को घर में पनाह देना ठीक नहीं लग रहा होगा, पर मेरा यकीन करो, जो होगा बहुत अच्छा ही होगा। बुढ़िया ने अनिच्छा से उन्हें घर में रहने की इजाजत दे दी। बंजारन एक शिक्षित और बहुत समझदार युवती थी। भले ही बुढ़िया ने ऊपरी मन से इजाजत दी हो, पर बंजारन ने दिल से उसे अपनी माँ और हरिदास को अपना भाई मान लिया था। सबसे पहले उसने हरिदास को शिक्षित करना शुरू किया। उसे बात करने का ढंग और दुनियादारी की समझ सिखाई। जब बंजारन को लगा कि हरिदास, उसका धर्म भाई, पूरी तरह बदल चुका है, उसके तौर तरीके और समझ पहले जैसी नहीं रही, तब उसने उससे कहा, भाई, अब तुम अपनी सभी बकरियां बेच दो। 1 साल बीत चुका था और बुढ़िया को भी बंजारन पर भरोसा हो गया था और हरिदास तो हमेशा उसकी हर बात मानता ही था। उसने बिना कोई सवाल किए बंजारन की बात मान ली। बकरियां बेचने से मिले धन से बंजारन ने एक अच्छा खासा घर बनवाया, एक उच्च श्रेणी का घोड़ा लिया और अपने धर्म भाई से कहा, अब तुम घुड़सवारी शुरू कर दो। हरिदास ने वैसा ही किया। जब 2-3 महीनों में उसे अच्छे से घुड़सवारी करनी आ गई, तब बंजारन बोली, भाई, अब तुम राजा की कचहरी यानी दरबार में जाना शुरू कर दो। वहां राजा की जो भी समस्या हो या जो भी बात हो, उसे अच्छे से लिख लेना या याद कर लेना और आकर मुझे बताना। हरिदास ने ऐसा ही किया। वो हर रोज राजा की कचहरी में जाने लगा और सारी बातचीत ज्यों की त्यों अपनी बहन यानी बंजारन को आकर बताता। एक दिन राजा ने घोषणा की कि कल घोड़ों की दौड़ होगी और जीतने वाले घोड़े के सवार को उचित इनाम दिया जाएगा।
हरिदास ने घर आकर ये बात अपनी बहन को बताई। उसकी बात सुनकर बंजारन के चेहरे पर सुकून के भाव आए। फिर कुछ सोचते हुए वो अपने भाई से बोली, ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुम भी अपने घोड़े को तैयार कर लो। अगले दिन उसने भाई के जाने से पहले घोड़े की काठी पर भोजन और पानी बांध दिया और हिदायत दी, भाई तुम्हारा घोड़ा एक उच्च श्रेणी का है, इसलिए तुम निस्संदेह सबसे आगे निकलोगे। पर ध्यान रहे, तुम्हें दौड़ जीतने पर ध्यान नहीं देना है और ना ही राजा के घोड़े से आगे निकलना है। तुम्हें बस उसके पीछे रहना है और जो भी बातचीत हो मुझे आकर बता देना। हरिदास ने सहमति दी और राजमहल की ओर निकल पड़ा। तय समय पर राजा, सिपाही और दौड़ में भाग लेने वाले सभी ने अपने अपने घोड़े दौड़ा दिए। शुरुआत में हरिदास का घोड़ा कई अन्य घोड़ों से पीछे था, पर धीरे धीरे वो एक एक को पीछे छोड़ता चला गया और सबसे आगे चल रहे राजा के घोड़े के पास पहुंच गया। उसने अपनी बहन के कहे अनुसार अपने घोड़े को राजा से आगे नहीं निकाला और ठीक उसके पीछे चलता रहा। चलते चलते राजा और हरिदास ने अन्य घुड़सवारों को इतना पीछे छोड़ दिया कि उनका कोई अता पता नहीं रहा। राजा अपने अहंकार में चूर था, उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी दूर और किस दिशा में आ गया है। घंटों तक पूरी ताकत से दौड़ने के बाद थका हुआ राजा एक पेड़ की छाया में रुक गया। उसके पीछे चल रहे हरिदास ने भी अपने घोड़े की लगाम खींच ली। राजा घोड़े से उतरकर पेड़ की छाया में बैठा बुरी तरह हाँप रहा था। तपती गर्मी और घंटों की भागदौड़ के बाद वो प्यास से बेहाल था। जब हरिदास राजा के पास गया तो राजा बस पानी पानी कह रहा था। हरिदास को याद आया कि उसकी बहन ने उसे पानी दिया था। उसने तुरंत पानी की सुराही निकालकर राजा को पिलाई। पानी पीकर राजा को जैसे प्राण वापस मिल गए हों। वो बार बार हरिदास का शुक्रिया कहता रहा। कुछ देर बाद राजा ने भूख लगने की बात कही। हरिदास बोला, जी महाराज, मेरे पास भोजन भी है। उसने तुरंत भोजन उतारा। भूख से बेहाल राजा ने जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद राजा को राहत मिली तो उसने ध्यान से हरिदास की ओर देखा और बोला, आज तुमने मेरी जान बचाई है, ये तुम्हारा मुझ पर कर्ज रहा। राजा ने कहा कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। हरिदास ने अपना और अपने गांव का नाम बताते हुए कहा कि वो कई दिनों से उसकी सभा में आ रहा है। राजा ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखते हुए कहा, आज तुमने ही मेरा जीवन बचाया है। मैं तुम्हें आज से अपनी सभी फौजों का कमांडर यानी सेनापति नियुक्त करता हूं। राजा की बात सुनकर हरिदास बहुत खुश हुआ। तभी पीछे रह चुके कुछ अन्य सैनिक घुड़सवार भी वहां पहुंचे। राजा ने उनसे पूछा कि अगर कोई किसी की जान बचाए तो उसे क्या इनाम देना चाहिए। सैनिकों को पता नहीं था कि किसकी जान बची है, सो वे चुप रहे। तब राजा ने हरिदास की ओर इशारा करके पूरी बात बताई और कहा, आज मैं इसी की बदौलत जिंदा हूं, इसलिए मैंने इसे सभी फौजों का कमांडर नियुक्त कर दिया है। राजा की बात सुनकर सैनिकों और अन्य घुड़सवारों के माथे पर शिकन आ गई। उन्हें लगा कि ये कल का छोकरा उनका सेनापति बनेगा। ये सरासर नाइंसाफी है। पर राजा के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। राजा अपने सैनिकों को लेकर राजमहल लौट गया और हरिदास अपने घर पहुंचकर उसने अपनी बहन बंजारन से पूरी बात बताई। ये सुनकर बंजारन के चेहरे पर और भी सुकून के भाव आ गए। उसने अपने भाई से कहा, भाई तुम भीतर चलो, मैं मरहम पट्टी कर देती हूँ, बहुत चोटें लगी हैं, बड़ी पीड़ा हो रही होगी। दूसरी तरफ राजा जब राजमहल पहुंचा तो उसने रानी के सामने भी वही बात दोहराई। अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी की जान बचा ले तो उसे क्या उपहार देना चाहिए। रानी ने पूरी घटना सुनकर कहा, महाराज अगर ऐसी बात है तो आपको उस नौजवान के साथ हमारी लड़की का विवाह कर देना चाहिए। वो विवाह लायक हो चुकी है और लड़का आपकी बातों से गुणवान और समझदार प्रतीत होता है। राजा पूरी तरह सहमत हो गया क्योंकि उसके मन में भी यही चल रहा था। अगले रोज राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस लड़के को ढूंढने का आदेश दिया। सैनिक उसे ढूंढते हुए हरिदास के घर के पास से गुजरे तो उन्हें घर के आंगन में वही घोड़ा खड़ा दिखाई दिया। सैनिक तुरंत घोड़े से उतरकर घर के अंदर गए। बंजारन आंगन में बैठी थी। वो जानती थी कि राजा के सैनिक भाई को खोजते हुए यहाँ जरूर पहुंचेंगे, और ऐसा ही हुआ। सैनिकों ने उससे घुड़सवार के बारे में पूछा तो बंजारन कुछ सोचते हुए बोली, इसका घुड़सवार अभी तक घर नहीं लौटा है, केवल घोड़ा ही वापस आया है। दरअसल बंजारन ये सोच रही थी कि कहीं राज सैनिक उसके भाई को सेनापति बनने की ईर्ष्या में नुकसान न पहुंचा दे। निराश होकर सैनिक राजमहल लौट गए और राजा को बताया। राजा को समझते देर न लगी कि सैनिकों के मन में खोट है, इसलिए उन्होंने झूठ बोला होगा। अंततः राजा खुद कुछ सिपाहियों के साथ हरिदास के घर गया। हरिदास के घर पहुंचकर राजा ने बंजारन से घुड़सवार के बारे में पूछा।
तब बंजारन बोली, माफ कीजिएगा राजन, वो अंदर सो रहा है, मैं उसे अभी जगा देती हूँ। इस तरह राजा हरिदास को लेकर राजमहल लौट आया और आधिकारिक तौर पर उसे सेनापति घोषित किया। सेनापति घोषित करने के बाद राजा ने हरिदास से कहा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं अपनी बेटी का विवाह भी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। हरिदास को हैरानी हुई। उसने कहा, क्षमा करें महाराज, पर इसका फैसला मैं एक बार घर बात करके ही ले सकता हूँ। राजा को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि वो सीधा रिश्ता स्वीकारने की बजाय घर बात करने को कह रहा है। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे। हरिदास घर आया और बंजारन को राजा के विवाह प्रस्ताव के बारे में बताया। भाई की बात सुनकर बंजारन बहुत खुश हुई। जैसा उसने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। उसने सहजता से अपने भाई को राजा का विवाह प्रस्ताव स्वीकारने को कहा। हरिदास के विवाह स्वीकारने के बाद तय समय पर राजा ने अपनी बेटी का विवाह हरिदास के साथ कर दिया। राजा की लड़की भी उससे विवाह करके खुश थी, क्योंकि वो दिखने और दिल का साफ था। राजा ने अपनी बेटी को अपार धन संपत्ति दी और साथ ही अपना आधा राज्य भी उस गडरिये को दे दिया। गडरिया अब हरिदास ना होकर राजा बन चुका था। वो भावुक होते हुए अपनी धर्म बहन बंजारन के पास गया और बोला, बहन, ये तुम्हारे दिए हुए ही दिन है जो तुमने एक मामूली से गडरिये को राजा बना दिया। इतना सब करने के बावजूद तुमने आज तक कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता हूं आज तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। भाई की बात सुनकर बंजारन के चेहरे पर सुकून के भाव आ गए। फिर वो कुछ सोचते हुए अपने भाई से बोली, भाई, अब क्योंकि तुम राजा हो तो मैं चाहती हूं कि तुम राज्य में प्रवेश करने वालों से चुंगी यानी कर वसूलने के लिए किसी खास व्यक्ति को लगाओ, और जब भी राजकुमार विक्रम नाम का व्यक्ति वहां आए तो उसे कैद कर लेना। हरिदास ने कहा, ऐसा ही होगा बहना। कुछ समय बाद एक दिन राजकुमार विक्रम राज्य की सीमा से गुजरा। उसका नाम पता पूछते ही राजा के आदेश पर उसे तुरंत पकड़कर कारागृह में डाल दिया गया। राजकुमार विक्रम चीखता चिल्लाता रहा कि उसका कसूर क्या है। सैनिकों ने बस इतना ही कहा कि वे राजा के आदेश का पालन कर रहे हैं। राजकुमार विक्रम को कैद करने के बाद सैनिकों ने राजा को सूचित किया। राजा ने तुरंत ये खबर अपनी बहन को दी। राजकुमार विक्रम के कैद होने की खबर सुनकर बंजारन के चेहरे पर गहरी शांति आ गई। उसने कितने ही समय से इस पल का इंतजार किया था। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बहन, क्या अब तुम मुझे बताओगी कि ये कौन व्यक्ति है जिसे हमने कैद किया है? बंजारन ने भाई के चेहरे की उत्सुकता देखी और बोली, भाई, तुम्हें जंगल की वो मनहूस शाम याद है जब मेरे पति ने अहंकार के चलते मुझे विवाह के पहले दिन ही बीच रास्ते छोड़ दिया था? राजा ने हां कहा। बंजारन आगे बोली, भाई, हमारी कैद में बंद कोई और नहीं बल्कि मेरा वही अहंकारी पति है। मैंने वर्षों इसी बात की कल्पना की थी कि एक दिन तुम इस लायक बन जाओ ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं। आखिरकार वो समय आ ही गया। ये सुनकर हरिदास चौंक गया। 3-4 दिन गुजर जाने के बाद बंजारन ने अपने भाई से कहा, भाई, मेरे साथ कैद खाने चलो, मैं उससे मिलना चाहती हूं। चलने से पहले बंजारन ने फिर से वही वस्त्र पहने जो उसने अपने विवाहक और राजकुमार विक्रम से अलग होने वाले दिन पहने थे। दोनों भाई बहन कारागृह की ओर चल पड़े। दूसरी तरफ 4 दिन से जेल में बंद राजकुमार विक्रम बहुत दुखी था। वो अंधेरे में एक कोने में बेड़ियों से जकड़ा हुआ बस यही सोच रहा था कि उसने क्या गुनाह किया है। तभी बंजारन अपने भाई के साथ कैद खाने में दाखिल हुई। उनके प्रवेश करते ही बंजारन के इशारे पर राजा ने सिपाहियों को उसे खोलने को कहा। बेड़ियां खुलने के बाद जब राजकुमार विक्रम ने सामने देखा तो भव्य वस्त्रों में एक राजा और उसके बगल में खड़ी बंजारन को देखकर वो चौंक गया। उसे पहचानने में एक क्षण भी नहीं लगा। वो पूरी तरह भौचक्का रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसे हालात में उसके सामने खड़ी होगी। बंजारन बिना कुछ बोले बस राजकुमार विक्रम के चेहरे के भावों को देख रही थी। आखिरकार हिम्मत करके शर्मिंदगी और हैरानी के मिले जुले भावों के साथ राजकुमार विक्रम ने टूटे शब्दों में कहा, तुम यहां? बंजारन ने कुछ देर चुप्पी के बाद बोली, ओ, तो तुमने मुझे पहचान लिया। तब तो तुम्हें जंगल की वो शाम भी जरूर याद होगी। बंजारन की बात सुनकर राजकुमार विक्रम सहम गया। एक पल में उसके आगे उसका किया धरा घूम गया। अगले ही पल वो घुटनों के बल गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अहंकारी था, पागल था, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मुझे अपने किए का पछतावा ना हुआ हो। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं, पर सफल ना हुआ। आखिर तुमने ही मुझे ढूंढ लिया। अब जो सजा दोगी मुझे मंजूर है।
अपने सामने राजकुमार विक्रम को यूं गिड़गिड़ाते देख बंजारन बोली, मैं तुम्हें कोई सजा देने नहीं आई, बल्कि तुम्हें आईना दिखाने आई हूं, सबक सिखाने आई हूं। क्या कहा था तुमने उस दिन उस गडरिये को? बकरी की औलाद। ये बकरी की औलाद है जो कभी नहीं बदल सकता, ये जीवन भर बकरी की औलाद ही रहेगा। यही शब्द थे ना तुम्हारे? इतना कहकर बंजारन ने राजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो, ये वही है जिसे तुमने बकरी की औलाद कहा था। आज यही बकरी की औलाद इस राज्य का राजा है और तुम इसके कैदी। बंजारन की बात सुनकर राजकुमार विक्रम सन्न रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो पल भर के लिए राजा की ओर देखता रहा और उसे पहचानने की कोशिश करता रहा। हरिदास शांत खड़ा ये सब देख सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि क्यों उस दिन इस कपटी राजकुमार विक्रम ने उसकी बहन को छोड़ दिया था। सब कुछ समझने के बाद भी हरिदास बिल्कुल शांत था। आगे बंजारन बोली, तुम अमीर थे, ऊंचे घराने के थे, इसलिए तुम्हें लगा कि गरीब व्यक्ति तुम्हारे सामने तुच्छ है और तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। अरे मूर्ख मानव, किसी का ऊंचे पद होना उसकी योग्यता, उसके कर्म पर निर्भर होता है, ना कि बाप दादा की बनी बनाई जागीर पर स्थापित होकर दूसरों को नीचा दिखाना। दूसरी तरफ मेरे भाई हरिदास ने मानवता दिखाई, मानव धर्म निभाया, मुझे अपने घर में आसरा दिया, माँ का प्यार और भाई का सम्मान दिया। और तुमने मेरे साथ क्या किया? पति धर्म निभाने की बजाय बीच जंगल में मुझे यूं ही ठुकरा दिया। अब बताओ, तुम किसकी औलाद हो, इंसान की या हैवान की? बंजारन की बात सुनकर राजकुमार विक्रम का सिर मारे शर्म के झुक गया। उसकी आंखें पश्चाताप से भर गईं। हिम्मत करके वो बस इतना ही कह पाया, तुम बिल्कुल ठीक थीं, ये तुमने साबित करके दिखा दिया और अहंकार के चलते मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कुछ देर सब मौन खड़े रहे। बंजारन को अब गहरा सुकून था। जो सबक वो अपने अहंकार में डूबे पपी को देना चाहती थी, वो दे चुकी थी। राजकुमार विक्रम ने आगे बढ़कर राजा के सामने हाथ जोड़कर उन्हें बुरा भला कहने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी और बोला, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ कहावत है, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बंजारन फिर से आगे आती है और राजकुमार विक्रम से कहती है, अगर तुम्हारी उस तलवार को जंग लग गया हो जिससे तुम मेरी गर्दन काटने वाले थे, तो मैं फिर से तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। बंजारन ने जब प्रेम और क्षमा की ये अप्रत्याशित तलवार बढ़ाई तो राजकुमार विक्रम की आंखें भर आईं। बंजारन के साथ फिर से जीवन शुरू करने के प्रस्ताव ने उसे पूरी तरह अभिभूत कर दिया। उसने थरथराती आवाज में कहा, हे मेरी प्रियतमा, जिस दिन तुम्हें कुएं पर देखा था उसी दिन मेरा हृदय तुम्हारा हो गया था। ये सच है कि मेरे अहंकार ने कुछ समय के लिए मेरी आंखें और बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था, मगर उस एक भूल के बाद मेरा हर पल तुम्हें ढूंढने की कोशिश और किए हुए पाप के पछतावे में बीता है। मेरे परिवार ने मुझ पर दूसरा विवाह करने का बहुत दबाव डाला, पर मैं उस योग्य नहीं था। मेरी एकमात्र इच्छा, मेरा एकमात्र प्रेम हमेशा तुम ही रही हो। तुमने मुझ जैसे घिनौने और मूर्ख व्यक्ति को दूसरा अवसर दिया है। मैं आजीवन इस कृपा का ऋणी रहूंगा। राजकुमार विक्रम की बात सुनकर बंजारन के साथ साथ वहां मौजूद बंजारन के भाई अर्थात राजा की भी आंखें भर आईं। राजकुमार विक्रम आगे बढ़कर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मैं तुमसे वायदा करता हूं, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आने दूंगा। इतना कहकर उसने उसे गले लगा लिया। राजा खुशी खुशी अपनी बहन को राजकुमार विक्रम के साथ विदा कर देता है। इस प्रकार बंजारन ने न केवल अपने पति के अहम को तोड़ा, बल्कि अपने भाई अर्थात हरिदास का जीवन पूरी तरह बदलकर ये साबित भी किया कि किसी भी इंसान को कम नहीं आंकना चाहिए। सफलता और खुशी के लिए सही मार्गदर्शन जरूरी है। निष्कर्ष, इंसान को उसके कपड़ों, धन या काम से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों, व्यवहार और मुश्किल वक्त में उसकी इंसानियत से पहचाना जाता है। राजकुमार विक्रम के पास सब कुछ था, पर इंसानियत नहीं थी। इसके विपरीत गडरिये के पास कुछ भी नहीं था, पर दिल बड़ा था। बंजारन ने साबित कर दिया कि एक स्त्री सिर्फ दर्द सहन नहीं करती, वो दर्द को अपनी ताकत बनाकर उन लोगों को सबक सिखा सकती है जो उसे कमजोर समझते हैं।